हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम साहित्यकारों के उपनामों का वर्णन करने वाले हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि अधैर्य का कवि। तो अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि जो कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो 1908 ईस्वी में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। नंबर 2 देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू जो हैं वो 8वीं सदी के कवि हैं। पयुम चरयु स्वयंभू की रचना है। यह स्वयंभू की अधूरी रचना है जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। और स्वयंभू में राम कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 3 देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति जो है पुष्पदंत को कहा जाता है। पुष्पदंत जो हैं 10वीं सदी के कवि हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु भी कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं कि विद्यापति जो हैं अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव जो है वो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति के को अन्य कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कवि शेखर, दशावधान, कंठाहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि आदि उपनामों से पुष्पदंत को जाना जाता है। नंबर 5 देखते हैं, अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो अमृत का वर्षा करने वाला जो कवि कहा जाता है, रस खान को अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है। नंबर 6 देखते हैं, अभिमान मेरु जो है किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरु पुष्पदांत नहीं है, यह दंत है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अभिमान मेरु जो है पुष्पदंत को कहा जाता है और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। नंबर 7 देखते हैं, आत्मा राम जो है किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आत्मा राम कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु भी माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी प्रमुख रचना है निहार, नीरजा, रश्मरथी, दीपशिखा, शांति गीत, मेरा परिवार,
पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सभी जो हैं महादेवी की वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 9 देखते हैं कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कविता का जो सुमेरु कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त जो है इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके उपन्यास हैं कंकाल जो कि 1929, तितली 1934 और इरावती। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। इनकी एक महाकाव्य है कामायनी जो है इनकी एक महाकाव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में किया गया था और 15 सर्गों का वर्णन किया गया था उसमें, जिसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। जिसके प्रमुख पात्र हैं मनु जो मन का प्रतीक है, इड़ा जो बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा जो कि हृदय का प्रतीक है। नंबर 10 देखते हैं आधुनिक युग के तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का जो तुलसी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि रामधारी महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? मैथिली शरण गुप्त जी को जो राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं पहले राष्ट्रीय कवि हैं। दूसरे राष्ट्रीय कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके गुरु हैं। नंबर 13 देखते हैं उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। तो उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। प्रेमचंद जो है वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और प्रेमचंद नाम जो है इनको दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, सेवा सदन आदि जो हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नंबर 12 देखते हैं कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक है राष्ट्रीय आत्मा। तो राष्ट्रीय आत्मा जो है वो राजा राम शुक्ल को कहा जाता है और एक है भारतीय आत्मा। तो भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। नंबर 13 देखते हैं कि एक राष्ट्रीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो अभी ऊपर बताया जा चुका है कि एक राष्ट्रीय आत्मा जो है वो राजा राम शुक्ल को कहा जाता है और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय आत्मा राजा राम शुक्ल, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर 14 देखते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव एक अलंकारवादी कवि हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
नंबर 15 देखते हैं कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो कठिन गद्य का प्रेत जो है वो अज्ञ जी को कहा जाता है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो हैं तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। इन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रवर्तन किया था। दूसरा तार सप्तक जो है वो 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक जो है वो 1979 में प्रकाशित हुआ था। नंबर 16 देखते हैं कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर जो कहा जाता है वो राम वृक्ष बैनपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बैनपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है। तो कलम का मजदूर जो है प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन कलम का मजदूर जो रचना है वो मदन गोपाल के द्वारा रचित है, लेकिन कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है। नंबर 18 देखते हैं कि कलाधर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो कला उपधर नाम से जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रसाद पंत निराला को साहित्य का ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। नंबर 19 देखते हैं कि कलयुग का कन्हैया किसे कहा जाता है। तो कलयुग का कन्हैया जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख पत्रिका हैं कवि वचन सुधा 1868, बाला बोधनी 1874 और हरिश्चंद्र मैगनीरी 1873 में प्रकाशित हुई थी। बाला बोधनी में जो है यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी और इनकी यह तीनों पत्रिकाएं जो हैं वाराणसी से प्रकाशित होती थी। नंबर 20 देखते हैं कि कल्पना का लाडला किसे कहा जाता है। तो कल्पना का लाडला जो है सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का लाडला कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नंबर 21 देखते हैं कि कविता कामनी कांत किसे कहा जाता है। तो कविता कामनी कांत जो है नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत कहा जाता है। कैन का कवि किसे कहा जाता है। तो कैन का कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल जो है वो कैन नदी के किनारे बैठ कर के कविताएं करते थे, तो इसलिए उनको कैन का कवि कहा जाता है। नंबर 23 देखते हैं छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। तो छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण जो है इनकी प्रमुख रचना है। इनकी आत्मकथा जो है वो 4 भागों में बांटी गई हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक। नंबर 24 देखते हैं खंजर नैन
और बातलस्य का सम्राट, खंजन नैन और बातलस्य का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को खंजन नैन और बातलस्य का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी का जन्म 1469 ईस्वी में 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की जो रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी के जो गुरु थे बल्लवाचार्य जो हैं सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज जो है विट्ठल नाथ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जड़िया, तो किस कवि को जड़िया की उपाधि दी गई थी? तो नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। नंददास जो हैं अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। नंददास को कवि गड़िया और जड़िया की उपाधि दी गई थी। यह जड़िया की उपाधि इनको रास पंचाध्यायी पर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई थी। नंबर 26 देखते हैं, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली में हुआ था। नंबर 27 देखते हैं, त्रिलोचन को क्या कहा जाता है? तो त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह जो है त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। नंबर 28 देखते हैं, धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे जो है वो धूमिल का नाम है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो सूरदास जी को कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को विट्ठल नाथ के द्वारा कहा गया है। नंबर 30 देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नंबर 31 देखते हैं, वैद्यनाथ द्विवेदी जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। किसे? वैद्यनाथ द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा आदि जो हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नंबर 32 देखते हैं, बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो बाड़ी का डिक्टेटर जो है कबीरदास जी को कहा जाता है। कबीरदास जी को जो बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा था। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था। नंबर 33 देखते हैं, संघर्ष का कवि किसे कहा जाता है? तो संघर्ष का कवि जो कहा जाता है सुदामा पांडे धूमिल को संघर्ष का कवि कहा जाता है। नंबर 34 देखते हैं कि सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो सहजता का कवि जो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। नंबर 35 देखते हैं, सितारे हिंद किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। नंबर 36 देखते हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी जो आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टावक्र के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो अष्टावक्र उपनाम से पांडे बेचैन शर्मा को अष्टावक्र उपनाम से जाना जाता है। अनल का कवि किसे कहा जाता है। तो अनल का जो कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है। नंबर 39 देखते हैं कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख ब्राह्मण जो है इनकी प्रमुख पत्रिका है जो 1877 में कानपुर से प्रकाशित होती है। हिंदी का पहरी किसे कहा जाता है। तो हिंदी का जो पहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का पहरी कहा जाता है। नंबर 41 देखते हैं कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का जो पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किसे? किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नंबर 42 देखते हैं हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। तो हिंदी का स्टील जो कहा जाता है वो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील जो है वो कहा जाता है। किसे? बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर जो है नागार्जुन को कहा जाता है। नंबर 44 देखते हैं कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का जातीय कवि जो है वो तुलसीदास को कहा जाता है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसे कहा जाता है। तो उत्प्रेक्षाओं का जो बादशाह कहा जाता है वो तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा जाता है। तो तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा था। तो उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा था। शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है। तो शब्दों का जो जादूगर कहा जाता है कमलेश्वर को शब्दों का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नई राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है। कि तो नई राहों का अन्वेषी जो है अज्ञ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक सूरदास किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सूरदास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को आधुनिक सूरदास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। तो निबंधों का जो सम्राट है वो रामचंद्र शुक्ल जी को निबंध का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का पाणिनि जो है किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किसे? किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन रहती है कि किसे क्या जाता है। तो हिंदी का पाणिनि किशोरी दास को, व्याकरण का पाणिनि जो कहा जाता है वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसे? व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। और प्राकृतक का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। हेमचंद जो है वो 11वीं सदी के कवि हैं। शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का पाणिनि। तो हिंदी का पाणिनि
ये 2 बार टाइपिंग हो चुकी है, 2-3 बार, कि किशोरी दास वाजपेयी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हृदय विहीन कवि किसे कहा जाता है। तो हृदय विहीन जो कवि कहा जाता है वो केशव दास जी को हृदय विहीन कवि कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति जी को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलावन आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिव शंभू किसे कहा जाता है। शिव शंभू जो है बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है। हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। और कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर को कवियों का कवि, दुआब का कवि, बात का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कल का वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। तो कल का वैज्ञानिक जो है मनोहर जोशी को कल का वैज्ञानिक कहा जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस क्लास में जो पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों के उपनामों को शामिल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें।